स्वागत है आपका के न्यूज इंडिया में और मैं हूं आपके साथ अविन्य राउत और खबर उत्तराखंड की खबरों में बढ़ेंगे। फिलहाल एक नजर सुर्खियों पर। सीएम धामी का 2 दिवसीय रुद्रप्रयाग दौरा। आज कृषि औद्योगिक एवं पर्यटन विकास मेले में शिरकत करेंगे सीएम। वर्ल्ड आयुर्वेद एक्सपो की तैयारियां तेज। 12 तरह की ओपीडी में 2 एक्सपर्ट चिकित्सक होंगे। ज्ञान के साथ बेहतर उपचार भी मिलेगा। होमगार्ड्स के लिए सीएम धामी ने की बड़ी घोषणाएं। सेना के जवानों के तर्ज पर शुरू होगी सीएसटी कैंटीन। पहली बार 12 आकस्मिक अवकाश देने का हुआ निर्णय। एक समय में नौकरी और एक साथ 2 पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वालों पर शिकंजा। शपथ पत्र लेने के निर्देश। उत्तराखंड में खुलेंगे 4 नए केंद्रीय विद्यालय। शिक्षा और रोजगार के अवसरों में होगा इजाफा। उत्तराखंड में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की दस्तक से होगी बारिश व बर्फबारी। अगले 2 दिन ठंड लेगी परीक्षा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। नगर निकाय चुनाव की आहट आते ही नैनीताल में आम आदमी पार्टी एक्टिव मोड में आ गई है। आपने आला अधिकारियों को नैनीताल में बैठक की मांग के साथ नगर के विभिन्न समस्याओं को लेकर पंत पार्क में धरना प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। आप कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि शहर में सौंदर्यीकरण के नाम पर पैसे की बंदरबाट चल रही है, लेकिन सब चुप हैं। आपके प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप दुमका ने कहा, नैनीताल की सड़कों पर आम जनमानस का पैदल चलना दूभर हो गया है। सड़कों में दौड़ते वाहन दुर्घटनाओं को दावत दे रहे हैं, तो वहीं नारायण नगर में जबरन कूड़ा निस्तारण प्लांट बनाया जा रहा है, जो निंदनीय है। प्रशासन अन्य कार्यों में मस्त है, लेकिन ये नहीं देख रहा है कि भाई नागरिकों की सुरक्षा कैसे होगी, कैसे लोग पैदल चलेंगे उस मार्ग पे। कई एक्सीडेंट हो चुके हैं, कई लोगों को चोटें लग चुकी हैं, तो ये एक समस्या है। दूसरी समस्या हमारे संज्ञान में आई है कि नारायण नगर में यहाँ का सारा कचरा उठा करके वहाँ डाला जाएगा। भाई नारायण नगर का जो एक वार्ड नैनीताल का ही वार्ड है, वहाँ पर भी प्रबुद्ध लोग रहते हैं, वहाँ पर भी जनता रहती है। उनका ये मानना है कि अगर नगर का सारा कूड़ा उनके वार्ड में फेंका जाएगा तो वहाँ पर मच्छर, मक्खी, बदबू सब चीज़ों से वो लोग परेशान हो जाएंगे। उनकी मांग है कि नारायण नगर में ये प्लांट न लगाया जाए। ऐसा ही एक समस्या और हमारे सामने आई है कि भाई आप जो हमारा जल संस्थान जो पानी की यहाँ पर व्यवस्था करता है, हर साल 12.5% वो टैक्स बढ़ाएंगे पानी में। तो ये कहाँ का तुक है? आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। हर साल जो है पानी के बिलों में 12.5% की बढ़ोतरी। इसका मतलब यह है कि 7-8 सालों में हम जो है दुगना बिल दे करेंगे। तो ये यहाँ के आम नागरिकों की समस्या है। इसी तरह से बहुत सारी समस्याएं हैं। हमारे यहाँ पर वक्ता आएंगे, एक एक करके सब जनता के सामने ये समस्याओं को रखेंगे और आने वाले समय में हम और भी बड़े प्रदर्शन करने जा रहे हैं जब तक ये समस्याएं हल नहीं हो जाती। रुक करते हैं अगली खबर का। हल्द्वानी में बेस अस्पताल के सांसद अजय भट्ट ने टीबी मुक्त भारत के 100 दिवसीय अभियान की शुरुआत की। इस दौरान टीबी की जन जागरूकता और स्वास्थ्य कैंप लगाने के लिए हंस फाउंडेशन द्वारा की गई मोबाइल चिकित्सा वाहन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस दौरान सांसद अजय भट्ट ने टीबी सर्वाइवर्स को न्यूट्रिशन किट और टीबी विनर को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित भी किया। अजय भट्ट ने कहा कि देश में 100 जिलों में टीबी मुक्त अभियान की जो शुरुआत हुई है उसमें नैनीताल जिले को भी सम्मानित किया गया है। हालांकि जिले में 124 ग्राम पंचायतें टीबी मुक्त हो गई हैं, लेकिन टीबी को जड़ से समाप्त करने के लिए 100 दिवसीय अभियान आज से शुरू किया गया है। हालांकि मोबाइल चिकित्सा वाहन के जरिए पूरे साल में टीबी के मरीजों के चेकअप और इलाज होता रहेगा। आज 7 दिसंबर से 100 दिन के लिए चल रहा है। नैनीताल ज़िले को भी 100 जिलों में से एक ज़िला मानकर चुना जा रहा है ताकि मृत्यु दर कम हो, टीबी फैले नहीं और लोगों में जागरूकता हो। पहले से टीबी को छुपाया जाता था, छूत की बीमारी माना जाता था। आज अब मात्र परहेज की बीमारी रह गई है। अभी चिकित्सकों ने सब बताया भी, अगर आप दवाई नियमित लेते हैं, जुकाम के बारे में तो नहीं कह सकते हैं 1 हफ्ते में ठीक होगा, लेकिन टीबी उसकी अवधि में जितना डॉक्टर बताते हैं कि दवा लेनी है, अगर ले लिया तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी।
रुक करते हैं अगली खबर का। देवभूमि उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। भाजपा कांग्रेस ने इस दंगल को जीतने के लिए सभी नगर निगम और नगर पालिकाओं के लिए चुनाव प्रभारी घोषित कर दिए गए हैं। इसके साथ ही दोनों ही दल जीत का भी दावा करने लगे हैं। वहीं सत्ताधारी दल यानी कि बीजेपी की तैयारी अन्य दलों से काफी तेज है और अब भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं के उत्तराखंड प्रवास भी शुरू हो गए हैं। इसी कड़ी में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष ने देहरादून में पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बैठक लेते हुए कार्यकर्ताओं से निकाय चुनाव के लिए कमर कसने का आश्वासन दिया है। कहा कि हमें विपक्ष की नहीं बल्कि अपने पुराने चुनावी आंकड़ों को चुनौती मानते हुए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। देखिए खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में नगर निकाय के चुनाव कब होंगे, इसको लेकर सरकार अब तक स्थिति स्पष्ट नहीं कर पाई है। धामी सरकार ने पिछले वर्ष दिसंबर 2023 में राज्य के करीब 102 नगर निकायों में प्रशासकों की तैनाती की थी। इसके बाद कई बार प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाने के बाद भी सरकार इस स्थिति में नहीं आई है कि निकाय चुनाव कब होंगे। हालांकि सरकार के ऐलान से पहले भाजपा कांग्रेस के साथ ही तमाम दलों ने निकाय चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। भाजपा अपने विरोधी दलों से तैयारी के मामले में काफी आगे है। इसी कड़ी में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष ने देहरादून में पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बैठक लेते हुए कार्यकर्ताओं से निकाय चुनाव के लिए कमर कसने का आह्वान किया है। साथ ही सरकार के कार्यों का फीडबैक भी लिया है। की जाती है और जीत केंद्रित चुनाव की रणनीति बनती है। इसलिए जीतने वाला प्रत्याशी को ही भारतीय जनता पार्टी उतारेगी और 100% लोग जीतेंगे। देखिए, जब से ये पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है देहरादून ज़िले की, उसके अंतर्गत आने वाले जो भी स्थानीय निकाय हमारे हैं, तो तब से लगातार हमें संगठन के लोगों से हम लोग मिल रहे हैं और बहुत अच्छे स्वरूप में मुझे संगठन दिख रहा है। पर कहीं छोटी मोटी कहीं कमियां भी हैं। वार्ड स्तर पर कहीं कमेटी को गठन की ज़रूरत है। कई वार्ड अध्यक्ष लगता है कि उतना समय नहीं दे पा रहे हैं पार्टी को, तो उनके बदले में और लोगों को जिम्मेदारी देने का काम अगले एक हफ्ते के अंदर पूरा संपन्न हो जाएगा। और मैं मानता हूँ कि अगले एक हफ्ते लगभग 15-16 तारीख तक पूरी जितने भी ज़िले के अंदर हमारे नगर निगम हैं, नगर पालिकाएँ हैं, उनके तमाम वार्डों का एक फिर से पुनर्गठन आपको दिखेगा। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नगर निकाय चुनाव के लिए अपनी पूरी तैयारी कर दी गई है और कल हमने सभी नगर निगमों के लिए, नगर पालिका, नगर पंचायतों के लिए प्रभारियों की घोषणा कर दी है। और इसके बाद जैसे ही आरक्षण का तय होगा, उसके बाद हम अपने प्रदेश के वरिष्ठ पदाधिकारियों को एक एक निकाय में भेजेंगे और वहाँ से जो दावेदारी कर रहे हैं पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, उनका पैनल बना करके लाने का काम करेंगे। अभी हम इस बात की प्रतीक्षा में हैं कि राज्य चुनाव के द्वारा चुनाव का कार्यक्रम घोषित हो और उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप पर आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि भाजपा सरकार निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव, छात्र संघ चुनाव और सहकारिता के चुनाव टाल चुकी है। वहीं भाजपा ने अपने संगठनात्मक चुनाव भी टाल दिए हैं। विपक्ष का आरोप है कि सत्ताधारी दल हार के डर से तमाम चुनाव नहीं करा रहा है। इस बीच खबर है कि सरकार पंचायत और निकाय चुनाव एक साथ भी करा सकती है। वहीं भाजपा कांग्रेस ने सभी नगर निगम और नगर पालिकाओं के लिए चुनाव प्रभारी भी घोषित कर दिए हैं। दोनों ही दल जीत के भी दावे करने लगे हैं। नहीं, पंचायतों के चुनाव भी होंगे। अब आप जानते हैं कि इनका जब कार्यकाल खत्म हुआ है तो प्रशासकों के को इनकी जिम्मेवारी दी गई है। अब हम वैसे तो मेरा व्यक्तिगत मत तो ये है कि दोनों चुनाव साथ साथ हो जाएं, क्योंकि इससे खर्चा भी बचेगा, समय भी बचेगा। जो हमारी आचार संहिता लगती है उसमें भी विकास कार्यों में भी दिक्कत नहीं आएगी। और साथ में जो कई लोग ऐसा करते हैं कि एक वोट यहाँ भी डालते हैं उधर भी डालते हैं, तो उससे भी कहीं ना कहीं दिक्कत जो हमेशा आती है, उसमें भी एक ठीक एक मैसेज आएगा।
सर देखिए ये चुनाव आयोग का पूरा जो है जैसे भी निर्देश आएंगे, हमारी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जो है वो फील्ड में है। हमारी सभी संगठनात्मक जितनी भी नियुक्तियां होनी थी हम लोगों ने कर ली है और लगातार हमारी बैठकें हो रही हैं। हमारे दावेदारों की लिस्टें आ रही हैं, प्रत्येक जगह पे हमारे चुनाव प्रभारी भी नियुक्त हो गए हैं। तो प्रत्येक समितियां बनाई गई हैं जिससे हम लोग अब फील्ड में जो है अपने दावेदारों की अहमियत को जाने। तो हमारी तरफ से तैयारियां पूरी हैं। जैसे ही हमें आयोग की तरफ से निर्देश मिलेंगे, हमारे दावेदार जो हैं वो जीत का मैं कहूँगी कि विहंगम दृश्य आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जमीनी कार्य कर रहा है और जनता के साथ है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने एक कदम आगे नहीं बढ़ाया है, उन्होंने हमारा अनुसरण कराया। हमारे प्रभारी तो कब के नियुक्त हो गए हैं। आप देखिए आज हमारे देहरादून के प्रभारी आदरणीय प्रकाश जोशी जी, जो पूर्व राष्ट्रीय सचिव भी रहे हैं, वो मसूरी विधानसभा की बैठक ले रहे हैं। ऐसे में वो 10 के 10 विधानसभाओं की बैठक लेंगे यहाँ, क्योंकि देहरादून के प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। ऐसे ही विभिन्न जिलों में अलग अलग प्रभारी नियुक्त तो कांग्रेस पार्टी कब के कर चुकी है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने देर कर दी, निकाय चुनाव कराने में भी, पंचायत चुनाव कराने में भी, छात्र संघ चुनाव कराने में भी, और अब जनता सबक सीख। कुल मिलाकर सरकार के स्तर से भले ही आगामी चुनाव को लेकर स्थिति स्पष्ट न हो, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। केदारनाथ उपचुनाव से उत्साहित भाजपा निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ कराने पर भी विचार कर रही है। हालांकि ये चुनाव कब होंगे इसकी स्थिति अब तक साफ नहीं हो पाई है। सवाल ये है कि आखिर क्यों सरकार अब तक चुनाव कराने की स्थिति में नहीं आई है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। खबर कोटद्वार से है, जहां उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष व कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र के विधायक ऋतु खंडूरी भूषण ने केंद्रीय विद्यालय की स्थापना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई कैबिनेट बैठक के ऐतिहासिक निर्णय पर आभार व्यक्त किया। इस बैठक में देश भर में 85 नए केंद्रीय विद्यालयों की स्वीकृति दी गई, जिसमें उत्तराखंड में 4 और जनपद पौड़ी के कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र में एक केंद्रीय विद्यालय की स्थापना का भी निर्णय लिया गया है। कोटद्वार में केंद्रीय विद्यालय की स्वीकृति की खुशी में शनिवार को कोटद्वार के झंडा चौक में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा आतिशबाजी की गई और मिठाइयां भी बांटी गई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय शिक्षा मंत्री जी को, साथ ही साथ अपने सांसद जी व चीफ मिनिस्टर को, आज कोटद्वार के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। हमें केंद्र विद्यालय सैंक्शन हुआ है। 4 केंद्र विद्यालय उत्तराखंड को सैंक्शन हुए हैं और उसमें से कोटद्वार हमारा एक है। आदरणीय सांसद जी अनिल बलूनी जी का बहुत बहुत आभार। गदगद इसलिए हैं कि कॉन्वेंट संस्कृति से हटकर यहाँ केंद्रीय विद्यालय आएगा तो जो यहाँ अधिकांश फौज के लोग हैं तो उन सब के बच्चों को भी एक सुंदर और सही शिक्षा मिलेगी। इसलिए इसमें तो कोटद्वार वासियों के लिए एक सौगात है और बहुत अच्छा निर्णय है केंद्र सरकार का। 85 केंद्रीय विद्यालय पूरे देश में केंद्रीय कैबिनेट ने माननीय मोदी जी की अध्यक्षता में स्वीकृत किए। हल्द्वानी में 24 घंटे जलापूर्ति की योजना को लेकर जल निगम ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। अधिशासी अभियंता पेयजल निर्माण निगम अशोक कटरिया के अनुसार मुख्यमंत्री के हाल के हल्द्वानी दौरे पर इस योजना की घोषणा की गई थी। इसके तहत विभाग ने 177 करोड़ रुपए की डीपीआर तैयार कर शासन को भेजी है। इस योजना के तहत हल्द्वानी नगर निगम के सभी 33 वार्डों में 24 घंटे जलापूर्ति की जाएगी। योजना के पूरा होने के बाद नगरवासियों से जलापूर्ति शुल्क भी वसूला जाएगा और इसके लिए जल मीटर लगाए जाएंगे। जल निगम की यह योजना शहरवासियों को बेहतर जल आपूर्ति सुविधा देने के उद्देश्य से बनाई गई है, जिससे लोगों को हर समय स्वच्छ पानी की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। हल्द्वानी का जो पुराना नगर निगम क्षेत्र है, इसमें वार्ड संख्या 1 से 33 आते हैं
इसमें जो हमारा अभी विगत मार्च में जनवरी में जो योजना स्वीकृत हुई थी वो शीशमहल फिल्टर प्लांट के नाम से हुई थी। तो उस योजना की स्वीकृति मार्च में हमको मिली थी। उस योजना की टेंडरिंग कार्रवाई वर्तमान में लगभग अंतिम चरण में है और उस योजना के अंतर्गत हम लोग गौला नदी से जो सरफेस वाटर है उसको शहर में दिए जाने की योजना है और ट्यूबवेल पे अनुनिर्भरता को कम किया जाएगा। खबर कालाडूंगी से है, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कालाडूंगी में टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत 100 दिवसीय निक्षय शिविर प्रारंभ किया गया। शिविर का उद्घाटन विधायक प्रतिनिधि विकास भगत ने किया। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 2025 तक टीबी मुक्त भारत का मिशन रखा गया था, जिसकी अवधि अब बढ़ाकर 2030 कर दी गई है। कार्यक्रम के दौरान टीबी मरीजों को पोषण आहार किट का भी वितरण किया गया। वहीं ब्लॉक MOIC डॉक्टर मार्तोलिया ने बताया, पहले इस कार्यक्रम के तहत सिर्फ टीबी के मरीजों को ढूंढा जाता था, लेकिन अब इस कार्यक्रम को मिशन मोड पर ले जाते हुए टीबी के इन्फेक्शन पर भी कार्य किया जा रहा है। टीबी उन्मूलन का जो संकल्प लिया है, उसी संकल्प को देखते हुए आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहाँ से टीबी उन्मूलन के लिए जन जागरूकता अभियान चलाने के लिए एक एम्बुलेंस को भी आज रवाना किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत सरकार द्वारा 347 जिलों को चिन्हित किया गया भारत सरकार के द्वारा, और उन 347 जिलों के अंदर टीबी उन्मूलन के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। और सरकार इसके साथ ही साथ जो टीबी मरीज है उसके लिए विशेष आहार किट का भी सरकार द्वारा विशेष रूप से इंतजाम किया गया है। हमें CBNet 100 का, तो इसमें जितने भी हमारा जो पूरे ब्लॉक में और पूरे इंडिया में शुरू हुआ है माननीय प्रधानमंत्री द्वारा, तो इसमें हमें जो टीबी रोग हैं, जितने भी टीबी रोग के मरीजों के लिए प्रोग्राम शुरू करा किया गया है। इसमें हमें हर गाँव में और न्याय पंचायत से लेकर सभी लोग जितने भी 60 ईयर से ऊपर लोग हैं और जितने भी डायबिटिक अल्कोहलिक हैं, तो उन सबको हम लोग चिन्हित करेंगे और साथ ही साथ उनकी लाइन लिस्टिंग बना के उनके जांच और एक्सरे और स्प्यूटम एग्जामिनेशन करेंगे। सरकार द्वारा जो टीबी उन्मूलन का प्रोग्राम है वो 100 डेज तक चलेगा, और जिसमें कि निःशुल्क जांच, दवा और सभी उनको उपचार के लिए बताया जाएगा कि कैसे उपचार करना है, कहाँ पे उपचार करना है, किस तरह से उनको मेडिसिन मिलेगी। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। स्वच्छ वायु की रिपोर्ट के अनुसार ऋषिकेश देश के उन 133 शहरों में शामिल हो चुका है जहां पर 40% से ज़्यादा हवा शुद्ध हुई। और नगर आयुक्त शैलेंद्र नेगी का कहना है कि इस हवा को शुद्ध करने के लिए ऋषिकेश नगर निगम जमीनी स्तर पर काम कर रहा है, जिसके तहत सड़कों पर CC टाइल्स, फाउंटेन और वर्टिकल गार्डन तैयार किए जा रहे हैं, जिससे शहर को वायु प्रदूषण मुक्त और सुंदर हरा भरा बनाया जा सके। पर वायु की शुद्धता के लिए कार्य किया जाना था, तो उसमें हम लोगों ने 2018 से अब तक हमें लगभग 5 करोड़ से अधिक धनराशि प्राप्त भी हो गई है। और उसके लिए हम लोग जो है बहुत सारे उपाय कर रहे हैं, जैसे सड़कों के किनारे जो मिट्टी पड़ी रहती थी वहाँ पर टाइल्स लगाना, CC बनाना, नालियों की सफाई करवाना, वर्टिकल गार्डन करना, फाउंटेन्स जो वाटर फाउंटेन्स उनकी व्यवस्था करना। हाल में उत्तराखंड के नैनीताल में प्रदूषण काफी बढ़ गया है। इस वजह से वहां प्राकृतिक खूबसूरती दिखनी कम हो गई है, जिसके लिए नैनीताल दुनिया भर में मशहूर रहा है। ये जानकारी पर्यावरण के जानकारों ने दी। यहाँ रहने वाले भी इस बात की तस्दीक की है। बताते हैं कि प्रदूषण की वजह से बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियां दिखने का समय पहले के मुकाबले कम हो गया है। देखिए खास रिपोर्ट। हाल में उत्तराखंड के नैनीताल में प्रदूषण काफी बढ़ा है। इस वजह से वहां प्राकृतिक खूबसूरती दिखनी कम हो गई है, जिनके लिए नैनीताल दुनिया भर में मशहूर रहा है। ये जानकारी पर्यावरण के जानकारों ने दी। यहाँ रहने वालों ने भी इस बात की तस्दीक की। वे बताते हैं कि प्रदूषण की वजह से बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियां दिखने का समय पहले के मुकाबले कम हुआ है। बताया गया कि ये गाड़ियों की बढ़ती संख्या और बड़े पैमाने पर होने वाले निर्माण का नतीजा है। पहले से यहाँ की अगर हम कहें आबोहवा बहुत ज़्यादा अच्छी हुआ करती थी। यहाँ से हमें नवंबर से मार्च तक का हिमालय का बहुत अच्छा व्यू आता था, जिसमें पंचाचूली, नंदा घुंटी, नंदा कोट, त्रिशूल ये सारे माउंटेन्स आप देख सकते थे।
लेकिन अब पिछले साल से अभी आज ही के दिन हमने पिछले साल जो फोटो ली थी उसमें और आज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पिछले साल मुझे ऐसा लगता है कि शायद थोड़ा पॉल्यूशन कम रहा होगा, हिमालय में बहुत ज़्यादा बर्फ़ थी, बहुत क्लियर हिमालय दिख रहे थे और इस साल आप देख सकते हैं इतना हेज़ी हो चुका है, कुछ दिख नहीं रहा है, हिमालय में बर्फ़ बिल्कुल खत्म हो गई है और इस चीज़ का मेन कारण है पॉल्यूशन और जो माइंडलेस कंस्ट्रक्शन हो रहा है पहाड़ों में। ये बात तो सच है कि पिछले 4 सालों में ही देखते-देखते हर साल पॉल्यूशन यहाँ पे काफ़ी बढ़ गया है। अभी आप देख सकते हैं कि जो हिमालयन व्यू है, जो नॉर्मली इस साल इस टाइम पे बहुत साफ दिखता है, बहुत ही धुंधला दिख रहा है और बर्फ़ तो बहुत ही कम है इसमें। और एक सबसे बड़ा कारण यही है कि उत्तराखंड में एकदम बहुत ज़्यादा माइंडलेस कंस्ट्रक्शन हो रहा है। हमारे आसपास हर दूसरे दिन एक नई साइट, नया होटल बन रहा है। कई लोगों ने सरकार से अपील की है कि हालात बेकाबू हो उससे पहले नए निर्माण पर फौरन प्रतिबंध लगाएं। सबसे पहले तो जो बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन पहाड़ों में हो रहा है, कंक्रीट कंस्ट्रक्शन जिसको हम कहते हैं, उस पे बैन लगना चाहिए किसी भी हाल में, क्योंकि पहाड़ों की मिट्टी अगर आप उत्तराखंड के कोई भी पहाड़ ले लें, किसी भी पहाड़ी जगह पे चले जाएं, वहाँ की मिट्टी बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं स्ट्रांग नहीं होती है, बहुत वीक होती है, जो कि इतना कंक्रीट झेल नहीं पाती है। 2022 में जो आपदा आई थी, रामगढ़ क्षेत्र में ही आई थी, बहुत लोगों की मौत भी हुई थी उसमें, लेकिन उस उतनी बड़ी आपदा के बाद भी गवर्नमेंट ने ना कोई इसके प्रति कोई भी अपना नहीं लिया, स्टेप नहीं लिया और अभी भी माइंडलेस कंस्ट्रक्शन यहाँ चल ही रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि निर्माण पर रोक के अलावा गाड़ियों से होने वाला प्रदूषण भी तत्काल कम करना जरूरी है। जो हमारी विभिन्न पहाड़ों पर सीएनजी बसेस नहीं चढ़ रही हैं, या इलेक्ट्रिसिटी द्वारा चार्ज किया हुआ व्हीकल्स नहीं जा रहे, पर्यटक बहुत ज्यादा अब आ रहे हैं। तो जो पर्यटक बहुत ज्यादा आ रहे हैं और वो अपने पेट्रोल डीजल की गाड़ियों से आ रहे हैं, बसेस भी चल रही हैं, कई सारी प्राइवेट बसेस चल रही हैं जो कि प्रदूषण का मापक को तैयार, जो कि मानक को फॉलो नहीं कर रहे हैं और फिर भी वो पहाड़ों पे जा रहे हैं, इससे और वायु को प्रदूषित कर रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक 2 दशकों में यहाँ का वायु प्रदूषण कई गुना बढ़ा है। नैनीताल में 2006 से ग्रीन हाउस गैसों पर नजर रखी जा रही है। पर्यावरण के जानकार बताते हैं कि तब से प्रदूषण काफी बढ़ा है। यहाँ पे हम लोगों ने जो ऑब्जर्वेशन 2006 से शुरू किए, तो इसमें हमने ग्रीन हाउस गैसेस का और जो शॉर्ट लिव्ड गैसेस हैं पोल्यूटेंट, उन सबके ऑब्जर्वेशन शुरू किए 2006 में, और हिमालय रीजन में पहली बार ऑब्जर्वेशन शुरू किया। तो आपको बताएं, जैसे हम ग्रीन हाउस गैसेस में, इसमें जो CO2 का हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, मीथेन का ऑब्जर्वेशन करते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड जो N2 उनका ऑब्जर्वेशन करते हैं, सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6 जो सबसे ज़्यादा खतरनाक गैस है उसका, इन सब की मात्रा बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ी हुई हमने ऑब्जर्व की है। जैसे एग्जाम्पल के लिए CO2 को हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं अगर, तो CO2 का ऑब्जर्वेशन 2006 में शुरू किया, उसकी मात्रा करीब 360 ppm थी। आज की डेट में यहाँ पे 2024 में इसकी मात्रा 410 से लेकर 420 ppm आ गई है। तो जो ये 50 से 60 ppm बढ़ी है, इसका इफेक्ट देखने को मिल भी रहा है। जानकारों ने चेतावनी दी है कि अगर निर्माण काम पर रोक नहीं लगा और गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण पर फौरन लगाम नहीं कसा, तो नैनीताल की नाजुक पारिस्थितिकी को स्थायी नुकसान हो सकता है। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।